दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। टारगेट पे फोकस्ड होना जरूरी है ना। किसी ने मुझसे आज कहा मैं उसे पढ़ा रहा था तो उसने कहा कि सर मगिंग कर लेंगे, मैंने नकल कर लेंगे, है ना। क्या है ये, आपस की बात है। मैं ऐसा कोई खुलासा या ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 1 to 1 लेवल पे जब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तब के लिए मैं कह रहा हूँ आपको कि ये सच बात है कि जो बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, 12th बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, खास करके हमारे बिहार में, वो इंग्लिश को उतना वैल्यू नहीं देते। मतलब क्या हुआ वैल्यू देने का, कि इंग्लिश पे उतना ध्यान नहीं देते, इंग्लिश पढ़ने पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें क्या लगता है कि ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि हम कुछ भी 19 20 छो 5 करके, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, वो करके हम पास कर जाएंगे, है ना। तो किसी ने कहा इसी दौरान क्लासरूम में ही कि सर जी नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अब नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे, टॉपिक से परिचित नहीं रहेंगे, आप नहीं जान रहे होंगे कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे है, उस चैप्टर में कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, तो एग्जाम में आपके सामने पूरी किताब भी खोल के रख दी जाए, पूरी छूट दे दी जाए, तो भी शायद वो दिए गए समय में आपसे सारे सवाल नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ठीक है, इम्पोर्टेंस नहीं भला, जीवन में आगे जब भी आप कहीं भी जाओगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव सेक्शन को चुनो, कोई भी प्रोफेशन को चुनो, जितने हायर लेवल को आप चुनोगे, इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी उतनी ज़्यादा ज़रूरत, मतलब उतनी अच्छी लेवल की इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, अभी फ्री टाइम है, जो क्लास 8 में है, क्लास 9 में, क्लास 10 में, क्लास 11th में है, या ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में है, उन सब के लिए मैं उन सब के जगह पे खुद को रख के देखता हूं, और तब मैं वीडियोज बनाता हूं, जो कुछ भी लिखता हूं या पीडीएफ में जो भी थ्योरी देता हूं, मैं अपने आप को उन जगहों पे रखता हूं और सोचता हूं कि मैं अगर वहां होता और ये चीज़ मुझे पूछना होता या ये चीज़ कोई पढ़ाते तो मेरे मन में क्या क्या सवाल आता, वो सोच के मैं कुछ भी बनाता हूँ। तो अभी से सीरियस हो जाइए। इंग्लिश कोई तोप नहीं है, इसका बस हवा बना हुआ है। आप क्लास 8 9 10 में है, 11 12 में, ग्रेजुएशन पार्ट 1 में है, अभी से अगर एक एक घंटा इंग्लिश पे देंगे, आई एश्योर यू कि बेटर रिजल्ट्स होंगे, और बिल्कुल भी बिना लोड का इंग्लिश आपका काफ़ी शार्प हो जाएगा। ठीक है ना। सिंटेक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, दूसरा चैप्टर है हम लोगों का, सॉरी ये मतलब चैप्टर तो चौथा है, क्लास दूसरा है, ठीक है ना। पहला था बेसिक्स वाला, दूसरा नाउन, तीसरा प्रोनाउन, और चौथा ये सिंटेक्स माने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने बताया सिंटेक्स का जो बेसिक रूल होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। फिर उस वीडियो में मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ बताया कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है कि इस सेंटेंस का कौन सा वर्ब का कौन सा सब्जेक्ट होगा, ये आइडेंटिफाई करना हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। फिर जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का जो रूल है, उस रूल में 2 एक्सेप्शंस आई और यू को लेके क्या क्या है, ये भी हमने उसमें आपको डिटेल से एग्जांपल के साथ बताया। अब उन्हीं रूल्स के हिसाब से मैंने आपके सामने ये 5 सवाल रखे हैं। फिर से मैं बताता हूं रूल्स क्या है, कि सेंटेंस को आप पढ़िए, जहां भी वर्ब नजर आए तो आप देखिए कि सब्जेक्ट के हिसाब से सटीक लगा हुआ है क्या। रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है। अगर आप खुद से इन क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहते हैं, 5 क्वेश्चंस को, तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए, 5 क्वेश्चंस को देखिए, कॉपी पे आंसर्स लिखिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए। प्ले कीजिएगा तो मैं अभी जो आंसर बताऊंगा उससे आप मैच कीजिएगा कि आपका सही होता है कि नहीं। सही हो ही जाना चाहिए अगर पिछले वीडियो को ध्यान से आपने नहीं देखा। अगर अभी तक नहीं देखे तो पिछला वीडियो को, मतलब फर्स्ट वीडियो जो सिंटेक्स का चैप्टर 4 का है, उसको आप देखिए, ये सारे आसानी से बन जाएंगे। देखने में भले बड़े सेंटेंस लग रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल आसान होता है एरर ढूंढना इन सब में। अब देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, रूल वही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगा। अब मैं पहला सेंटेंस का एग्जांपल देता हूं आपको, मैनेजमेंट ऑफ ऑल दीज होटल्स आर नॉट इजी। मैंने क्या कहा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, हैड नहीं, हैज बीन, हैव बीन, ये जहां देखिएगा हैड क्यों नहीं, क्योंकि
सिंगुलर प्लूरल का सबसे बड़ा लफड़ा कहाँ रहता है? प्रेजेंट में। उसके बाद एक जगह पास्ट में, कहाँ? जहां वाज या वर का चांसेस रहता है। हमने देखा क्या यहाँ पे आर लगा हुआ है। अब आर लगा हुआ है तो आर के बाद देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है नॉट इजी, आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है? क्या ये होटल्स आसान नहीं है? क्या आसान नहीं है? होटल का मैनेजमेंट, रख रखाव, देखभाल आसान नहीं है। ये जो आसान वर्ड नॉट इजी नहीं होता है आसान, ये आसान वर्ड किसके लिए लिखा है? होटल्स के लिए कि मैनेजमेंट के लिए? तो ऑब्वियसली आप देखोगे क्या आसान नहीं है? मैनेजमेंट। इन सारे होटल्स का मैनेजमेंट आसान नहीं है। मैनेजमेंट होगा यहाँ पे सब्जेक्ट, और मैनेजमेंट हुआ सिंगुलर, एस नहीं लगा हुआ है, नाउन है, प्लूरल नहीं बना, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां जो आर लिखा हुआ है यही एरर है, यही गलत होगा। यहां पे क्या होना चाहिए? इज। अभी हम लोग सिंपल तरीके से, जैसे जनरली क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप देखोगे तो बार्स लगाए रहते हैं, सेक्शन बना रहता है, ए बी सी डी। ए में एरर है कि बी में है कि सी में कि डी में, या नो एरर, ऐसा दिया हुआ रहता है। तो उस तरीके से भी जब हम लोग 2-3 रूल्स पढ़ लेंगे तो पूरा एक बोर्ड 10 सवाल का रहेगा। उसी तरीके से उसमें भी टेक्निक होता है कि जो एरर मुझे मिला, अब इसमें किसी का एंड पे आया, बी के लास्ट में लग रहा है कि कुछ होना चाहिए, तो बी का लास्ट मानेंगे कि सी का शुरुआत। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जब हम लोग 1-2 रूल्स पढ़ लेंगे उसके बाद जो 10 सवाल बनाएंगे तो उसी पैटर्न पर बनाएंगे, ए बी सी डी करके। और तब मैं बताऊंगा कि कॉमन एरर में ए बी सी डी में जब हम सेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं तो कैसे ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि आप सही पहचान भी लिए और गलत टिक लगा के आ गए। लगना किस में चाहिए था और आपका दिमाग लगा किस में। ठीक है, तो यहां पे मैनेजमेंट सब्जेक्ट बनेगा, उसके हिसाब से इज सही होगा और आर गलत होगा। पहला क्वेश्चन का ये आंसर होगा। दूसरा क्या है? द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल लुक्स वेरी कल्चर्ड। अब इसमें इज एम आर वाज वेयर मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा है, हैज हैव नहीं नजर आ रहा है। तो देखते हैं क्या V1 V5 कहीं पे है क्या। तो पूरे सेंटेंस को आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लुक्स, माने मालूम पड़ना, प्रतीत होना, ऐसा लगना। नहीं कहते हो कि एकदम बहुत अच्छा लगता है, सिविलाइज्ड माने संस्कारित, वेल कल्चर्ड माने अच्छा संस्कार वाला लगता है। तो लुक्स लिखा हुआ है ना। अब लुक्स क्या हो गया? V5 है ना। देखो लुक क्या है? लुक माने होता है देखना या प्रतीत होना, मालूम पड़ना। और लुक्स एक अलग शब्द है जिसमें होता है भाव। कोई एकदम बहुत खतरनाक लुक्स हैं तो लुक्स जो होता है वो नाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लुक जो है ये वर्ब वाला है, V1 उसमें S लगा तो V5 हुआ। अब V5 का मतलब क्या होता है? कैसा वर्ब होता है? सिंगुलर। V5 का मतलब कैसा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। पिछले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में लिखा था कौन कौन सिंगुलर कौन कौन प्लूरल होता है, नहीं देखे हैं देख लीजिए। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेरी कल्चर्ड। क्या है वेरी कल्चर्ड? मतलब बहुत संस्कारी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, डिसिप्लिन्ड लगते हैं। कौन? ये स्कूल कि स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स कौन लगते हैं कल्चर्ड, कौन लगते हैं संस्कारी, कौन डिसिप्लिन्ड लगते हैं? स्कूल की उसके टीचर्स और बच्चे। आंसर क्या होगा? उस स्कूल के टीचर्स और बच्चे। तो सब्जेक्ट कौन बनेंगे? टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। प्लूरल हो गया ना, तो वर्ब क्या होगा यहाँ पे? प्लूरल। अब प्लूरल माने क्या होता है? V1। V1 क्या होता है? प्लूरल। अब V5 क्या होता है? सिंगुलर। हमें चाहिए क्या? प्लूरल। इसलिए यहाँ पे S कट जाएगा, S कट जाएगा। और लुक्स नहीं होके क्या होगा? लुक होगा, LOO के लुक रहेगा, उसमें जो S लगा हुआ है वो कट जाएगा। ठीक है, वहां पे V1 चाहिए तो लुक्स के जगह पे लुक हो जाएगा। फिर क्या है? तीसरा क्वेश्चन कहता है वाटर फ्रॉम ऑल दीज। ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा और ये है पांचवा। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन कहता है वाटर फ्रॉम ऑल दीज वेल्स। वेल माने कुआं होता है, WELL, वेल माने कुआं, उसमें S लगा के प्लूरल बनाया। अब लिखा हुआ यहाँ पे आर। अब मिल गया इज एम आर वाज वेयर का खोज रहता है हम लोग को, हैज हैव का।
आर जो लिखा हुआ है उसके बाद क्या लिखा हुआ ये हम देखेंगे। लिखा हुआ यूज्ड माने यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है किस में, टू इरिगेट दिज फार्मलैंड्स, इन खेतों की सिंचाई के लिए, इन खेतों का पटवन के लिए, पानी पटाने के लिए, इन खेतों का सिंचाई के लिए यूज किया जाता है किसका, इन कुओं का कि इन कुओं के पानी का, किसका यूज किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, इन कुओं के पानी का। पानी का यूज किसमें किया जाता है, खेतों की सिंचाई में। तो सिंचाई में यूज किए जाने वाले बात के पास जो आर लगा हुआ है, ये आर किसके लिए आया है, वेल्स के लिए कि वाटर के लिए, वाटर के लिए आया है ना। किसको यूज किया जाता है सिंचाई में, कुओं को नहीं, पानी को। हम क्या कह रहे हैं, इन कुओं के पानी का यूज। तो पानी बना मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, वाटर हमेशा सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर होगा, यहां आर नहीं होकर क्या होगा, इज होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में इसमें दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि इसमें नहीं समझ में आया, मैं वहां पे फिर से एक्सप्लेन करूंगा। कमेंट में मैं पूरा एक्सप्लेन करके दूंगा आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे आई होप आपको अच्छे से यही समझ में आ रहा होगा और आ ही जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, योर ब्रदर वर्क वेरी हार्ड टू इंश्योर हिज सक्सेस। अब कहता है, इंश्योर माने होता है सुनिश्चित करना, तय करना, पक्का बनाना किसी चीज को, क्या चीज को, हिज सक्सेस, अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, मतलब कि हाँ मुझे सफल होना है, इस बात को तय करने के लिए क्या करता है, आपका भाई बहुत कठिन मेहनत करता है। अब क्या है इसमें, मुझे इज, एम आर, वाज, वेयर, हैज, हैव कहीं नहीं नजर आ रहा है। नजर आ रहा है तो क्या, WOR के वर्क माने काम करना भी होता है। तो ये वर्क है, ये कौन सा फॉर्मेट है दोस्तों, ये है V1, ये V1 फॉर्मेट है। अब V1 तो प्लूरल होता है, मैंने कल ही बताया इतने अच्छे तरीके से कि V1 होता है प्लूरल और V5 होता है सिंगुलर। तो ये जो V1 लिखा हुआ यहाँ पे, ये वर्क के बाद क्या लिखा है, हमेशा मैं क्या कर रहा हूं, टेक्निक आप देख रहे हो, सिंपल सेंटेंस जो रहेंगे तो जहां पे वर्ब दिखा उसके बाद क्या कह रहा है उसको पकड़ते हैं। यहाँ पे वर्क है माने काम करता है, वेरी हार्ड बहुत कठिन, टू इंश्योर हिज सक्सेस अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत कठिन काम करता है। कौन, ये जो वेरी हार्ड लिखा हुआ ये कौन करता है बहुत अधिक परिश्रम, योर ब्रदर आपका भाई। अब आप बताइए कि ये जो ब्रदर यहां लिखा हुआ है ये सिंगुलर है कि प्लूरल, ऑब्वियसली सिंगुलर है, ब्रदर्स रहता तो प्लूरल होता। तो ये जो सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए ना। अब यहाँ पे वर्क लिखा हुआ है V1, V1 तो होता है प्लूरल, चाहिए क्या सिंगुलर, सिंगुलर माने V5। तो V1 से V5 में हम कैसे बदलते हैं, तो वर्ब में हम S लगा देते हैं या ES लगा देते हैं, तो वर्क में S लगेगा, तो वर्क नहीं होगा यहाँ वर्क्स होगा। तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर वर्क्स वेरी हार्ड टू इंश्योर हिज सक्सेस। यहाँ पे गलत क्या था, जो वर्क लिखा हुआ है गलत था, वर्क्स होगा। फिर पांचवा आखिरी सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद नए रूल पे चलेंगे। क्या है, ऑल द काउज फ्रॉम मोहन्स फार्म वाज वैक्सीनेटेड। अब यहाँ पे मुझे क्या मिला, वर्ब के रूप में वाज मिला, वाज दिखा यहाँ पे। वाज के बाद क्या लिखा हुआ है, वैक्सीनेटेड, माने उसको सुई पड़ा, वैक्सीन पड़ा, इन्फेक्शन से बचने के लिए, रोग बीमारियों से बचने के लिए। मानव को भी पड़ता है ना, पोलियो का टीका पड़ता है, वैक्सीन माने टीका पड़ना, तो पोलियो का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, ये सब होता है। कोरोना का टीका हमने झेला, पूरा दुनिया झेल लिया उसको। तो ये कह रहा है वॉज वैक्सीनेटेड, मतलब उसको टीका दे दिया गया, इंजेक्शन वैक्सीन दे दिया गया। किसको, वैक्सीन किसको मिला, मोहन के फार्म को कि उस फार्म के सारी गायों को, सारी गायों को ऑब्वियसली टीका मिला। तो सब्जेक्ट कौन होगा, ये जो बात लिखा हुआ यहाँ पे वाज, ये किसके लिए, फार्म के लिए कि काउज के लिए, ऑब्वियसली ऑल द काउज के लिए। तो ये ऑल द काउज जो लिखा हुआ है वो बनेगा सब्जेक्ट। अब ये प्लूरल है, सारी गायें, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ यहाँ वाज नहीं लगेगा गुरु, क्या लगेगा, WERE वर लगेगा। क्लियर है, समझ में आई बात। तो आई होप ये जो 5 एग्जाम्पल्स हैं इनसे आपने क्या सीखा
कि जहां कहीं भी इज एम आर वाज वर हो, जहां कहीं भी हैज हैव हो या V1 V5 हो, कौन कौन सा हो, इज एम आर वाज वर। एम का तो लोचा ही नहीं है गुरु, क्योंकि एम हमेशा सिर्फ आई के साथ लगता है और किसी के साथ लगता ही नहीं है। तो इज हो, आर हो, वाज हो, वर हो, हैज हो, हैव हो, डू हो, डज हो, और V1 V5 एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। नहीं होता है तो रिप्ले करके स्लो करके लिख लीजिए। डू होगा, डज होगा, इज होगा, आर होगा, हैज होगा, हैव होगा, वाज होगा, वर होगा, और V1 होगा, V5 होगा। ये आएंगे तो कान खड़क जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए दिमाग। अब उसके बाद क्या करना है कि देखेंगे उसके बाद जो बात लिखा है वो किसके लिए लिखा है। उसके बाद वाला बात जिसके लिए लिखा हुआ है वही सब्जेक्ट बनेगा उस वर्ब का। अब उस पीछे आके देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है भाई, सिंगुलर है कि प्लूरल, उस हिसाब से तय कर लेंगे सिंगुलर प्लूरल। क्लियर है, पक्का ना। हम अभी और प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे जैसे रूल्स आगे बढ़ेगा और प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। फिर है इट। पहला रूल था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। उस पे मैंने सारा विचार कर लिया, कैसा क्या कंडीशन है आई और यू का, वो भी हो गया। अब रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि इट जब भी सब्जेक्ट बनेगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में इट होता है। इट के बारे में हमने कई तरह से इसका यूज प्रोनाउन में भी पढ़ा है ना। प्रोनाउन का यूजेज ऑफ प्रोनाउन जब आप देखिएगा वीडियो, अगर नहीं देखे हैं तो उसमें इट को कहाँ समय बताने के लिए, दिन बताने के लिए, तारीख बताने के लिए, मौसम बताने के लिए, सब्जेक्ट को इंफेटिक बनाने के लिए, जितना दुनिया भर का यूज है इट का सब उसमें बताया हुआ है। ये क्या कहता है, इट को कहीं भी अगर हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो अपने साथ, देखिए एक बात यहाँ पे गड़बड़ हो गई, पार्डन मी फॉर दिस, है ना। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा, इसके लिए माफी चाहता हूं। सिंगुलर वर्ब VERB, ठीक है ना। सॉरी फॉर माय मिस्टेक। इट हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। इट को जब भी हम सब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। ये आता ही किसमें है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर में आता है। और चूंकि ये हमेशा नेचर से सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी इसके साथ हमेशा सिंगुलर लगेगा। अब इसमें कंफ्यूजन बहुत सारा होता है, इट वाले में कंफ्यूजन बहुत सारा होता है। पहला कंफ्यूजन क्या होगा, यहाँ पे देखिए इट के बाद वर लिखा हुआ है ना, और द बॉयज लिखा इसके बाद। हमेशा ऐसे ही करेगा, एरर जब देगा तो क्या लिखेगा, इट के बाद जो भी वर्ब लिखेगा ना, और इस वर्ब के बाद दे देगा प्लूरल नाउन। अब चक्कर क्या है, हमें क्या लगता है, बच्चों को क्या लगता है कि द बॉयज लिखा हुआ है तो उसके साथ तो वर ही लगना चाहिए। इट वाज द बॉयज कहने में थोड़ा दिक्कत लगता है, यूज टू नहीं लगता है। नहीं, बहुत सारे बच्चे कैसे एरर पकड़ते हैं कि सर बोलने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में थोड़ा, भैया बोलने सुनने में रहोगे तो इतना खराब 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 कहने का मतलब क्या है। प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा, दिस हाउस इज हिज, देख लीजिए ये घेरा हुआ है, ये एक सेंटेंस लिखा मैंने, देखिए दिस हाउस इज हिज। जिन्होंने सुन रखा है, समझ रखा है इस बात को, जो समझते हैं पोसेसिव प्रोनाउन को, या जिन्होंने मेरे वीडियोज को देखा है प्रोनाउन के यूज का, अगर उनकी बात ना करें, उनके ध्यान में अगर है, बाकी लोग आप ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को, दिस हाउस इज हिज। सुनने में उटपटांग नहीं लग रहा है, दिस हाउस इज हिज, ये क्या सेंटेंस हो गया, लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। तो सुनने पर मत जाइए, इसका मतलब क्या होगा, यह उसका घर है, ठीक है। और आप कहिएगा कि दिस इज हिज हाउस काहे नहीं कह देंगे, जो इतना ड्रामा करेंगे, दिस इज हिज हाउस, ये भी तो हम लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक सेंटेंस को तो कई तरह से लिख सकते हैं, राम इट्स ए मैंगो, ये मैंगो इज इटेन बाय राम, कई तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम एक ही को जाने, काम नहीं चलाना है, हमें खपना नहीं है, हमें एग्जॉस्ट नहीं होना है, हमें बर्बाद नहीं होना है, हमें बढ़ना है, हमें पढ़ना है, हमें डेवलप करना है, हमें सीखना है। तो दिस हाउस इज हिज, यह उसका घर है, और दिस इज हिज हाउस, यह उसका घर है।
दोनों का सेम मीनिंग निकलेगा। अब यह घर उसका है, यह घर उसका है और यह उसका घर है। दोनों में हिंदी में जैसे कहता है कि ऐसे नाक छुओ कि सीधा छुओ, छूना तो नाक ही है, लेकिन नाक छूने की बात नहीं है, बात है सेंटेंस कैसे लिखा जा रहा है। दिस हाउस इज हिज, यह घर उसका है। दिस इज हिज हाउस, यह उसका घर है। तो जो उसका और घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है उस पर ध्यान देना होगा। खैर, मैं सुनने की बात कर रहा था कि लोग कहते हैं ना कि सुनने में अच्छा लग रहा है इसीलिए लगा, इसमें टिक मार दिए, तो ये तो बिल्कुल वाहियात लग रहा होगा आपको। दिस हाउस इज हिज, इसलिए सुनने पे मत जाइए, लॉजिक पे जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए, रूल्स पे जाइए। ठीक है, तो क्या होता है, इट वर द बॉयज लिखा हुआ है, बॉयज लिखा है तो वर ही ठीक लगता है। बॉयज के साथ वाज लिखने में थोड़ा उटपटांग लगता है, इसलिए लोग सोचते हैं कि सही होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, इट के बाद जब भी लगेगा वर्ब, इट के बाद जब भी लगेगा वर्ब, जो कंडीशन आएगा एक्सेप्शनल कुछ रहेगा तो मैं बताऊंगा, अभी के लिए आप यही देखिए। इट के साथ जब भी वर्ब आएगा तो कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, इट के साथ क्या लगा, हैज बीन, हैज सिंगुलर होता है ना, हैज लगा। दूसरा इधर है, इट इज योर सन्स हु ऑलवेज डिस्टर्ब्स मी। ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को, इट इज योर सन्स, सन्स है प्लूरल है ना, फिर भी इट के साथ क्या लगा, इज लगा। इट इज योर सन्स हु, अब क्या है, अभी हमने रिलेटिव प्रोनाउन आपको पढ़ाया ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है, यहां पे हु का यूज किया, मतलब ये जो सन्स यहां पे लिखा हुआ है इस नाउन का अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज करेगा, इसलिए यहां पे हु लिखा है। अब हु के बाद लिखा हुआ है ऑलवेज डिस्टर्ब्स, कौन डिस्टर्ब्स करते हैं हमेशा मुझे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बेटे। योर सन्स यहां पे प्लूरल में लिखा हुआ है ना, तो यहां पे डिस्टर्ब्स नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, यहां से एस हटाना होगा आपको। क्यों, क्योंकि इट तो इज को संभाल लिया सिंगुलर को, लेकिन अब ये जो V5 यहां लिखा हुआ है, डिस्टर्ब्स मी, मुझे डिस्टर्ब करते हैं, कौन, तुम्हारे बेटे, तो यहां सब्जेक्ट तो तुम्हारे बेटे हुआ ना। अब इस वाले वर्ब को इस वाले सब्जेक्ट के साथ मिलाना पड़ेगा, तो यहां है योर सन्स, योर सन्स डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब्स नहीं, क्योंकि योर सन्स प्लूरल है, यहां से एस कटेगा तब ये सेंटेंस सही होगा। क्लियर, समझ में आई बात। वैसा ही इट वर द बॉयज ऑफ सेक्शन ए हु डिड दिस, इट वर द बॉयज ऑफ सेक्शन ए हु डिड दिस, इट के साथ वर नहीं लगेगा, वहां से क्या लगेगा, इट के साथ वाज लगेगा, तो यहां पे वर को काटेंगे और वर के जगह पे वाज लिखेंगे। क्लियर, इट के साथ हमेशा सिंगुलर। फिर है इट वॉज आई, अब इसमें और घनघोर कंफ्यूजन रहता है, इसलिए कंफ्यूजन को निठा एकदम पोत दीजिए, अभी मिटा के रख दीजिए दिमाग से। इट वॉज आई हु, अब हु के बाद क्या है ना, वाज तो सुनने में ठीक ही लगता है, सुनने कहने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए, लेकिन एक जरा ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा जो है, जो जिसको मैं एरो से अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है इट इज आई हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, अब यहां पे आई के बाद हु इज सुनना भी बड़ा मजेदार लग रहा है, हु इज रेस्पॉन्सिबल बोलने का आदत है, हु इज, हु इज। अब क्या है, इट के बाद हमने आई लिखा और आई के बाद हु लिखा, मतलब क्या हुआ कि हु से पहले जो प्रोनाउन नाउन है मतलब आई है, तो यहां पे हु इसीलिए आया क्योंकि ये वाला जो शब्द है इसको अगले सेंटेंस में माने वाज से जो आगे जा रहा है उसमें सब्जेक्ट बनाना है, इसलिए यहां हु लिखा। अब क्या है, यहां पे आई है तो इसके लिए क्या लिखा, वाज लिखा, तो इट वाज आई हु वाज टेकिंग केयर ऑफ दीज स्टूडेंट्स, मैं ही था, इट का यूज में एम्फेटिक बनाने के लिए हम प्रोनाउन में बताए हैं ये सेंटेंस, मैं ही था, मेरे अलावा और कोई नहीं था, किस लिए, कब, कहां, मैं ही था जो इन विद्यार्थियों की देखभाल कर रहा था। इट वॉज आई हु वॉज टेकिंग केयर ऑफ दीज स्टूडेंट्स, इसका मतलब होगा मैं ही था जो इन विद्यार्थियों की देखभाल कर रहा था।
क्लियर। तो ईट के साथ लगा हुआ है क्या, वाज, इट के साथ वाज, और यहाँ आई के लिए वाज। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सही है, पूर्णतः सेंटेंस ये। लेकिन अगले में चलते हैं, क्या लिखा हुआ, इट इज आई हु इज। अब फिर से यहां से आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बनेगा, आई। तो इट तो संभाल लिया इसको, इट के साथ इज लगा हुआ, सिंगुलर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या होगा, इसके बाद वाला जो, हाँ, इसके बाद वाला सेंटेंस क्या है, इसके बाद वाले सेंटेंस में आई बनेगा। तो आई के साथ जो ये इज दिख रहा है, ये जो इज लिखा हुआ है, ये इज गलत है। यहाँ पे क्या होगा, एम होगा, क्योंकि आई के साथ इज नहीं लगता है, आई के साथ एम लगता है। तो होगा इट इज आई हु एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। अब आप सोचो, सुनने में कैसा लगा, इट इज आई हु एम रेस्पॉन्सिबल, हु एम रेस्पॉन्सिबल सुने हैं, लेकिन होगा वही, इसलिए सुनने पे मत जाइए। क्या होगा, इट इज आई हु एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। हु के पहले जो सब्जेक्ट होता है, हु के बाद वाला वर्ब उसी के हिसाब से होगा। फिर क्या है, इट इज यू हु आर। अब हु के पहले कौन सा सब्जेक्ट है, यू, तो यू के हिसाब से यहां क्या लगा, आर। तो इट इज यू हु आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ सोहन। तुम ही हो जो हमेशा सोहन के पक्ष में रहते हो, और कोई सोहन का तरफदारी नहीं करता है, और कोई सोहन का पक्ष नहीं लेता है, लेकिन तुम ही उसका मन बढ़ा के रख दिए हो। इट इज यू हु आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ सोहन, तुम ही हमेशा सोहन के पक्ष में रहते हो। तो ध्यान क्या देना है, हु के पहले क्या लगा, यू, तो यू के हिसाब से यहाँ आर, यू के साथ हमेशा प्लूरल ही होता है। तो ये सेंटेंस भी सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। इट इज आई हु एम, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में भी जो भी एग्जांपल्स हमने आपको बताया, या जितना भी तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, सबको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया और आपको समझ में आया। अगर कोई दिक्कत हुई आपको, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियोज पसंद आते हैं तो फिर हमेशा की तरह मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, दोनों साथ मिलकर ग्रो करेंगे, दोनों का भला, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।